हेलो एवरीवन, हार्दिक स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स कंपटीशन पर, जहां पर हम आपको प्रोवाइड करते हैं 100% फ्री एजुकेशन, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ में। आज का जो सेशन है वो हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन पर बेस्ड है। हमारा 40 डेज का क्रैश कोर्स चल रहा है जिसका आज डे 14 है। हम डे 13 पे भी रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ चुके हैं। वहां पर भी हमने कुछ अच्छे सवाल देखे थे, रिलेवेंट सवाल देखे थे जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और आज के सेशन में भी हम बहुत सारे ऐसे सवाल देखने वाले हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की सेशन को। और पहला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, तो सवाल को बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, तो टू नंबर्स आर इन द रेशियो 3:5। इफ 9 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच देन दे आर इन 12:23। फाइंड स्मॉलर नंबर, है ना, फाइंड स्मॉलर नंबर। तो आपके पास में दो नंबर्स हैं जिनका रेशियो आपस में 3:5 का है। अगर आप उन दोनों नंबर में से 9 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो नए नंबर प्राप्त होंगे उनका जो रेशियो होगा वो 12:23 होगा। आपसे पूछ रहा है कि उन दोनों में से जो छोटा नंबर है वो क्या है। तो हमारे पास ऑप्शंस तो हैं, तो हमको ये मालूम है कि भैया हमारा जो भी नंबर है वो 3:5 के रेशियो में, वो किसके रेशियो में, 3:5 के रेशियो में। तो इसमें से छोटा वाला कौन सा होगा, 3 होगा, हाँ या ना, 3 होगा, हाँ सर, हाँ सर। इसका मतलब हमारा जो भी आंसर होगा वो 3 का मल्टीपल होगा, हाँ सर। तो 3 का मल्टीपल ये तो नहीं है, ठीक है सर, कोई बात नहीं। अच्छा, जब आप नंबर में से 9 सब्ट्रैक्ट करोगे, मान लेते मेरा नंबर 27 है या 33 है, तो इसमें से अगर मैं 9 कम करता हूं तो मुझे जो मिलेगा वो इस केस में कितना मिलेगा, 18, और इस केस में कितना मिलेगा, 24। तो वो बोल रहा है जब आप इसमें से 9 कम करोगे तो जो नंबर बनेगा उसका रेशियो 12:23 होगा। यानी कि 12:23 होने का मतलब ये है कि जो छोटा वाला नंबर होगा वो 12 का मल्टीपल होगा 9 सब्ट्रैक्ट करने के बाद में। तो क्या 18 12 का मल्टीपल है, नहीं, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। 12 का मल्टीपल क्या 24 होता है, हाँ होता है। इसका मतलब मेरा आंसर क्या है सर, 33 है। मेरा आंसर क्या है सर, 33 है सर। ठीक है, तो ये जो तरीका है ये कौन सा तरीका है सर, ऑप्शन वाला तरीका है। अब सर अगर आपको इसको ऑप्शन से नहीं करना, तो आप कैसे करोगे, आप मान लोगे सर जो आपका नंबर है वो 3x है और 5x है। आपका जो नंबर है वो कितना है सर, 3x है और 5x है। अगर आप इस 3x में से 9 सब्ट्रैक्ट कर दो, इस 5x में से 9 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो जो नंबर प्राप्त होंगे उसका जो रेशियो है वो 12 और 23 का है। ठीक है सर, अब अपन इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा सर, 69x माइनस 9 इंटू 23। ठीक है सर, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा सर, 60x, और ये हो जाएगा सर 12 इंटू 9। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो चीज़ है ये इसके पास आएगा तो ये बन जाएगा सर 9x, और यहाँ पर हम 9 कॉमन निकाल लें तो ये 23 वहाँ जाके पॉजिटिव हो जाएगा और 12 नेगेटिव है। ठीक है, तो ये एक्चुअली में कितना आएगा, 9 इंटू 11 आएगा। अब 9 और ये 9 कैंसिल होगा तो x की वैल्यू कितनी आएगी सर, 11 आएगी। और x की वैल्यू अगर 11 है तो आपसे पूछा था छोटा नंबर बताओ, तो छोटा नंबर क्या होगा, 3 इंटू 11 यानी कि 33। तो हमारा सही जवाब कितना होगा सर, बी ऑप्शन। हमारा सही जवाब कितना होगा सर, बी ऑप्शन। तो ये एक तरीका हो सकता है। एक तरीका मैंने आपको पहले बताया, मैंने क्या बताया कि मेरा छोटा नंबर 3 का मल्टीपल होगा, ये मेरे ऑप्शन से चले गए। या तो ये नंबर हो सकता है या तो ये नंबर हो सकता है। वो बोल रहा है जब 9 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें से तो जो नंबर आएगा वो 12 का मल्टीपल होना चाहिए। 12 का मल्टीपल ये नहीं है, ये है, इसका मतलब मेरा एक्चुअल नंबर 33 है। तो ये तरीका मैंने आपको 2 बता चुका हूं। अब इसका एक और तरीका मैं आपको बताता हूं, ध्यान से देखो। इसका एक और तरीका मैं बताता हूं, जो तरीका यहां पर मैंने यूज किया वही तरीका है, बट थोड़ा सा अलग तरीके से उसको यूज कर रहे हैं। अब यहां पर देखो, समझना, मान लो आपके पास में एक नंबर है x और एक नंबर है y। आप इसमें से a कम करते हो, इसमें से भी a कम करते हो, तो ये बनेगा x माइनस ए और ये बनेगा y माइनस ए। अगर मैं आपसे बोलूं कि इस नंबर में से इस नंबर को सब्ट्रैक्ट करो तो क्या आएगा आपके पास, a आएगा, हाँ सर आएगा। ठीक है सर, आएगा। अच्छा, मान लो एक नंबर x है उसको आपने a से इंक्रीज कर दिया, एक नंबर y है उसको आपने a से इंक्रीज कर दिया। अब अगर ऊपर और नीचे का डिफरेंस निकालोगे तो डिफरेंस क्या आएगा सर, -1 आएगा, हाँ सर आएगा। इतना समझ में आ गया, हाँ सर समझ में आ गया। अब हम क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखो, अब हम अपन यहाँ पर लगाने वाले हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मैथड। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मैथड। अब ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मैथड को हम कैसे लगाएंगे, ध्यान से समझो। हमने बोला जो पहला नंबर है और जो दूसरा नंबर है उसका जो रेशियो है वो 3:5 है। ये नंबर नहीं है, उस नंबर का रेशियो है। अच्छा, फिर बाद में ये हो जाएगा 12 और 23 का रेशियो। ठीक है सर, और ऐसा कब होगा सर, ऐसा तब होगा जब मैं ऊपर वाले में से
नीचे वाले को घटाऊंगा और उसका डिफरेंस कितना आएगा, 9 आएगा। ठीक है, मतलब ये कि ये जो नंबर है इसमें से जब मैं 9 घटाऊंगा तो मुझे जो नंबर मिलेगा उसका रेशियो ये है, यही है ना। इसका मतलब ऊपर और नीचे वाले का डिफरेंस कितना है सर, 9 है। ठीक है सर, समझ में आ गया, समझ में आ गया। अब क्या कर सकते हैं सर, अब क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखो। अब यहां पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाना है, तो एक क्रॉस यहां पर आएगा। अब क्रॉस करोगे तो क्या आएगा, 69 और ये कितना आएगा, 60। तो 69 और 60 का डिफरेंस कितना आएगा सर, 9 आएगा। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं सर। दूसरा क्रॉस आएगा नीचे 12 इंटू 9, 23 इंटू 9। तो आपने लिखा सर 23 इंटू 9 और फिर 12 इंटू 9, और आपको इसका क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। तो यहाँ पर 23 और 12 का डिफरेंस 11 आएगा, 9 तो कॉमन है। ठीक है सर, तो ये आ जाएगा सर कितना, 99। यानी 9 की वैल्यू 99, यानी 1 की वैल्यू कितनी होगी सर, 11। अगर 1 की वैल्यू 11 है तो आपसे 3 की वैल्यू मांग रहा है, तो 3 इंटू 11 कितना होगा, 33 होगा। तो ये जो मेथड है, इस मेथड को अपन क्या बोलते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कहते हैं। तो पहले रेशियो लिख लो, सेकंड रेशियो लिख लो, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो सवाल के हिसाब से 9 होना चाहिए। पहला क्रॉस इधर करो, जो भी क्रॉस करने पे आता है उसका डिफरेंस निकाल के एक जगह लिख लो। दूसरा क्रॉस ये करो, जो भी डिफरेंस आता है वो लिख लो। ठीक है, और वो आपस में बराबर कर दो। तो यहां से 1 यूनिट की वैल्यू आएगी। 1 यूनिट की वैल्यू हमेशा ऊपर वाले रेशियो में मल्टीप्लाई करना होता है, चाहे वो नीचे वाला पूछे या ना पूछे। बात समझ में आ गई? ठीक है सर, ओके ओके सर, ओके। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं इस सवाल की। अब आपसे बोल रहा है कि दो नंबर्स हैं, उनका रेशियो 5-7 का है, उसमें से अगर आप 40-40 कम करते हैं तो रेशियो 17-27 का हो जाएगा। डिफरेंस ऑफ नंबर्स बताइए, डिफरेंस ऑफ नंबर्स कैसे निकालेंगे। तो ध्यान से देखो, मैं क्या करने वाला हूं, मैं यहां पर आपसे ये बोल सकता हूं कि सर नंबर जो है वो 5x और 7x है। हाँ सर, इसमें से अगर आप 40 कम करते हो, इसमें से अगर आप 40 कम करते हो तो जो नंबर आएगा वो 17 और 27 आएगा। ठीक है ना, अच्छा 17 और 27 के अनुपात में आएगा। इसको सॉल्व करेंगे अगर, तो इसको सॉल्व करके क्या हम x निकाल सकते हैं? हाँ सर, निकाल सकते हैं। x के लिए पुट करेंगे तो हमें 5x पता चल जाएगा, 7x पता चल जाएगा। हाँ सर, आपको क्या निकालना है, डिफरेंस ऑफ नंबर। तो आपको पता है कि डिफरेंस ऑफ नंबर जो आएगा वो कितना आएगा सर, वो आएगा 7x और 5x का डिफरेंस, यानी कि आपको 2x की वैल्यू निकालनी है। तो जो भी x आएगा उसका डबल कर देना, आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? बट हम इसको और स्मार्ट तरीके से कैसे कर सकते हैं मैं आपको बताता हूं। मैंने यहां पर लिखा सर 5 और यहां पर लिखा 7, यहां लिखा 17 और यहां लिखा 27। इसका जो डिफरेंस है वो कितना है सर, 40, और यहां पर कितना आ गया सर, 40। अब ध्यान से देखो मैं क्या करने वाला हूं, मैं क्या करने वाला हूं, ध्यान से देखो। मैंने कहा सर 5 इंटू 27 करेंगे 135, 7 इंटू 17 करेंगे 119, 135 119 का अंतर कितना आएगा सर, 16 आएगा। ठीक है सर, 16 आ गया। अब यहां पर कितना होगा, 17 इंटू 40, यहां पर होगा 27 इंटू 40, 27 इंटू 40 और 17 इंटू 40 का डिफरेंस निकालना है, तो 40 तो कॉमन आ गया। 27 और 17 का डिफरेंस कितना होगा, 10, तो 10 इंटू 40 कितना होगा सर, 400। ठीक है सर, ये आ गया। यहां से आप 1 यूनिट के लिए निकाल सकते हो, हाँ सर निकाल सकते हो। बट हम क्या करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि इस 5 का और 7 का अंतर क्या है ना। ये जो नंबर है ये 5x है, ये क्या है 7x है। तो 5x और 7x का डिफरेंस कितना आएगा, 2x आएगा। यानी कि आपको 2 यूनिट की वैल्यू चाहिए, तो आपको 2 यूनिट की वैल्यू चाहिए। 16 को 8 से डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा, तो इसको भी 8 से डिवाइड कर दो, ये क्या आ जाएगा सर, 50। तो यानी कि दोनों नंबर के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है सर, 50 है। दोनों नंबर के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है सर, 50 है। तो ये हमारे सवाल का सही जवाब होगा। ठीक है, तो आप इस मेथड से भी कर सकते हो, इस मेथड के थ्रू भी जा सकते हो, चॉइस आपकी है। ठीक है, चॉइस आपकी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, इसको हटाते हैं। अब आपसे बोला है सर्टन मनी इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ए बी सी एंड डी सच दैट बी गेट 12.5% मोर देन ए बट 25% मोर देन सी। ठीक है, 25% मोर देन सी। डी गेट 1/3 लेस देन सी। इफ ए गेट ₹260 मोर देन डी देन फाइंड द अमाउंट ऑफ डी। क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, देखो आपसे बोल रहा है कि कुछ धनराशि जो है वो एबीसीडी में बांटनी है। किस तरह से बांटनी है कि बी को ए से 12.5% ज्यादा मिले पर सी से 25% ज्यादा मिले। ठीक है सर, मतलब बी को ए से भी ज्यादा मिल रहा है, सी से भी ज्यादा मिल रहा है, ए से 12.5% ज्यादा मिल रहा है, सी से 25% ज्यादा मिल रहा है। अब आपसे बोला डी गेट 1/3 लेस देन सी, डी को सी से 1/3 कम मिल रहा है। अब आपसे बोल रहा है कि इफ ए गेट्स ₹260 मोर देन डी, ए को डी से जो मिल रहे हैं पैसे वो 260 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं, फाइंड अमाउंट ऑफ डी। आपको डी का अमाउंट बताना है। ठीक है, कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। मैंने यहां पर ये बोला कि सर यहां पर मैंने लिखा ए, यहां पर मैंने लिखा बी, फिर मैंने यहां लिखा बी, यहां लिखा सी, फिर यहां लिखा मैंने सी, यहां पर लिखा डी।
ठीक है सर, अब जो बोला है जैसा बोला है वैसा करेंगे। मैंने कहा सर ए को या बी को 12.5% ज्यादा मिला है, तो 12.5% की वैल्यू होती है 1/8, और बी को किससे ज्यादा मिला है सर? ए से ज्यादा मिला। अगर ए से ज्यादा मिला यानी ये जो है ये ए को रिप्रेजेंट करेगा, हाँ सर, और बी को इससे एक ज्यादा मिला होगा, यानी कि ए को अगर 8 मिला तो बी को 9 मिला होगा, हाँ सर, ठीक है सर। उसके बाद बी को 25% ज्यादा मिला, 25% का मतलब क्या होता है सर? 1/4। तो बी को 25% ज्यादा मिला है क्या? मोर देन सी, मोर देन सी, यानी कि देन सी यानी कि ये सी की वैल्यू है, यानी कि सी को अगर 4 मिला तो बी को उससे एक ज्यादा मिला, यानी कि ये 5 हो गया, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब वो बोल रहा है डी को 1/3 लेस मिला, 1/3 लेस मिला, यानी कि किससे? लेस देन सी, यानी कि सी को अगर 3 मिला तो डी को उससे एक कम मिला, तो इसको अगर 3 मिला तो इसको एक कम मिला, तो ये 2 हो गया, ठीक है सर। अब हमारे पास में क्या है सर? हमारे पास में A/B है, हमारे पास में B/C है, हमारे पास में C/D है। अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये 8/9 हो जाएगा, ये 5/4 हो जाएगा, और ये 3/2 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या मिलने वाला है? यहाँ से ये B कैंसिल होगा, यहाँ से C कैंसिल होगा, तो यहाँ से हमें A/D का रेशियो मिल जाएगा, हाँ सर, मिल तो जाएगा। उसके बाद हम काटापीटी मचाएंगे, तो हमने बोला सर ये 8 से 8 चला जाएगा, इस 3 से ये 3 बार में चला जाएगा, तो आपके पास आएगा 5/3। आपके पास में क्या आएगा? 5/3। अब आपको ये समझना है कि अगर A और D का जो रेशियो 5/3 है, यानी कि D को अगर 3 यूनिट मिला होगा तो A को मिला होगा 5 यूनिट, D को 3 यूनिट मिला तो A को मिला 5 यूनिट, यानी कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? 2 यूनिट का, यानी A को 2 यूनिट ज्यादा मिला। बट सवाल में लिखा है कि 2 यूनिट ज्यादा नहीं मिला, 260 रुपए ज्यादा मिला, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 130 है। आपसे पूछा है डी को कितना मिला, यानी कि 3 यूनिट किलो मांग रहा है, यानी कि 3 × 130 करेंगे, कितना आएगा? 390। तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? बी ऑप्शन। आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? बी ऑप्शन, ठीक है। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है किसी भी तरह की? पक्का पक्का क्लियर है, कोई टेंशन तो नहीं है, है ना? जैसा जैसा बोला है, अगर आपने परसेंटेज बहुत अच्छे से पढ़ा है, अगर आपने रेशियो जो है बहुत अच्छे से पढ़ा है, या उसकी बेसिक क्लासेस की हुई हैं, तो आपको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आसानी से समझ में आएंगी। अगर आपको परसेंटेज का या आपको रेशियो प्रोपोर्शन का बेसिक वीडियो देखना है, बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है, तो आप हमारे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट खोलोगे तो वहाँ पर आपको अलग अलग वीडियोस में अलग अलग टाइप के सवालों को हमने डिस्कस किया, तो वो वीडियो जब आप देख लोगे तो आपको ये चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी, है ना? अगर आपके कॉन्सेप्ट ज़रा सा हिले हुए हैं तो, बट अगर आप थोड़ा सा भी ठीक ठाक हो तो आपको ये चीज़ें आराम से समझ में आएंगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहां पर सवाल में क्या हो गया कि ₹510 इज टू बी डिवाइडेड अमंग A, B एंड C इन सच ए वे दैट A गेट्स 2/3 ऑफ व्हाट B गेट्स एंड B गेट्स 1/4 ऑफ व्हाट C गेट्स, देन फाइंड A's शेयर। तो 510 रुपए को ABC में बांटना है, इस तरह से बांटना है कि A को जो मिल रहा है वो B को मिलने वाली राशि का 2/3 है, B को जो मिल रहा है वो C को मिलने वाली राशि का 1/4 है। आपसे बोल रहा है कि A का हिस्सा क्या होगा, A का हिस्सा क्या होगा। कैसे करेंगे इस सवाल को? ध्यान से देखो, मैंने ये बोला कि सर सवाल में बोला है कि A को जो मिल रहा है वो B को मिलने वाली राशि का 2/3 है, और B को जो मिल रहा है वो C को मिलने वाली राशि का 1/4 है, यही बोला है? हाँ सर बोला है। तो मैं यहाँ से A/B का रेशियो निकाल सकता हूँ क्या? 2:3, हाँ सर निकाल तो सकते हो। यहाँ से B/C का रेशियो निकाल सकता हूँ क्या? 1:4, हाँ निकाल सकते हो। मैंने कहा अगर इनको कंबाइन करना है, अगर इनको कंबाइन करना है तो मैं लिखूंगा 2/3 और यहाँ लिखूंगा 1/4। अब ये सेम बनाना पड़ेगा, तो अगर सेम बनाना पड़ेगा तो आप यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दो, या तो आपको एक तरीका बताया था कि इधर 3 लिख दो और इधर 1 लिख दो, तो ये बनेगा 2, ये बनेगा आपका 3 और ये बनेगा आपका 12। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तो कोई परेशानी नहीं? ठीक है सर। 12 और 3 15 और 2 17, यानी कि टोटल राशि जो आपने इन तीनों में बांटी होगी वो 17 थी, और 17 की वैल्यू सवाल में कितनी है? 510 है, यानी 1 की वैल्यू साफ साफ दिख रही है, कितनी है सर? 30 है। आपसे क्या पूछ रहा है? A का शेयर, यानी कि इसकी वैल्यू पूछ रहा है, यानी कि 2 × 30 यानी कि 60, यानी कि A का जो शेयर होगा वो कितना होगा सर? 60 होगा। A का जो शेयर होगा वो कितना होगा सर? 60 होगा। एक बार इसको देखो अच्छे से। चलो तो ये तो हो गया सर, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब आपके पास में सवाल क्या है कि 559 रुपीज इज डिवाइडेड अमंग 3 फ्रेंड्स सच दैट 4 times of amount received by first is equal to 6 times of amount received by second and 8 times of amount received by third. Find their share. आपको तीनों का शेयर बताना है। क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। तो हमने ये बोला है सर कि आपके पास में पहला फ्रेंड है उसका 4 टाइम्स करेंगे,
और जो दूसरा फ्रेंड है उसका 6 टाइम्स करेंगे, और जो तीसरा फ्रेंड है उसका 8 टाइम्स करेंगे, तो जो अमाउंट आएगा वो सेम आएगा, ऐसा सवाल में कहा गया है। ठीक है सर, तो अगर हम इनके साथ में खेलने की कोशिश करते हैं, तो इनके साथ में खेलने की कोशिश करते हैं, तो ये क्या आता है अपना सर f/s। कलर हमें थोड़ा सा दूसरा लेना पड़ेगा। ठीक है, तो हम कलर ले रहे हैं येलो। तो ये हो जाएगा सर f/s का जो रेशियो आएगा वो 6/4 का आएगा। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम इसके साथ खेलने की कोशिश करें, इसके साथ खेलने की कोशिश करें, तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा, s/t का जो रेशियो आएगा वो आएगा 8/6, या हम बोल सकते हैं 4/3 का। ठीक है, 4/3 का। तो यहाँ से अगर हम फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड का रेशियो निकालें तो 6 और 4 आ गया। ठीक है सर, 6 और 4 आ गया। ठीक है सर, और यहाँ पर 4 और 3 आ गया, तो 4 के बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये तीनों का क्या आ गया, रेशियो आ गया। यानी कि इसको जो पैसे मिले उसका टोटल इतना आ गया, है ना। टोटल कितना आ जाएगा, 6, 4, 10 और 3, 13 आ जाएगा। ठीक है सर, और 13 की जो वैल्यू है वो कितनी है सर, 5, 5, 9 है। तो हमने देखा 1 की वैल्यू कितनी है, तो मैंने कहा 1 4 से जाएगा, कितना हो जाएगा 52, 39 बचेगा, 3 से जाएगा, यानी 1 किलो 43 आ गई। अगर 1 किलो 43, तो आपसे तीनों के शेयर पूछें, हाँ सर तीनों के शेयर पूछें, तो मैंने इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करी। तो इसमें अपन 43 मल्टीप्लाई करेंगे, तो 240 और 18 258, तो यानी कि ये 258 आएगा। फिर ऑप्शन मैच किया, तो यहाँ पर तो सब ये दिख रहा है, यानी कि ये मेरा आंसर हो जाएगा, ये मेरा आंसर हो जाएगा। अब आप बोलोगे नन ऑफ दीज भी है, तो आप इसमें भी मल्टीप्लाई कर लो, तो 4 × 43 करोगे तो 160 हो जाएगा, और 12 हो जाएगा 172, तो ये आ जाएगा 172। ठीक है, और 3 × 43 करोगे तो 140 और 9 हो जाएगा, यानी कि 129, सॉरी 120 और 9 हो जाएगा, यानी कि 129। तो आप तीनों वैल्यू आप निकाल सकते थे, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं थी। ठीक है, कोई दिक्कत बेटा, यहाँ पर आसान सा सवाल था, आसान सा सवाल था। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अब आपसे क्या बोल रहा है, आपसे बोल रहा है कि ₹500 इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ABC सच दैट 16 इंक्रीज इन 2/5 शेयर ऑफ A, रिड्यूस 70 इन 3/4 शेयर ऑफ B एंड 4 रिड्यूस इन 3/5 शेयर ऑफ C आर इक्वल, फाइंड शेयर ऑफ A, B एंड C। तो आपको ABC का शेयर मांग रहा है। ठीक है ना। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, ध्यान से देखो। मैंने बोला कि सर आपके पास में 500 रुपए, उसको आपको ABC में बांटना है। फिर वो कंडीशन लगा रहा है कि अगर हम A के शेयर का 2/5 करें, और उसमें हम क्या जोड़ दें, 16 जोड़ दें। ठीक है सर। उसके बाद वो बोल रहा है कि B के शेयर का 3/4 करो, B के शेयर का 3/4 करो, और उसमें से 70 कम कर दो। ठीक है, और C के शेयर का 3/5 करो, यानी कि 3/5 ऑफ C, और उसमें आप 4 कम कर दो। तो ये जो वैल्यू आएगी ये आपस में क्या आएगी, बराबर आएगी। ये आपस में क्या आएगी सर, बराबर आएगी। ठीक है सर, ये आपस में बराबर आएगी, तो इनको अपन ने किसी कांस्टेंट के बराबर मान लिया, अपन ने इसको किसी कांस्टेंट के बराबर मान लिया। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखो। अगर मैं इसको इसके बराबर करूंगा तो मुझे A की वैल्यू क्या मिलने वाली है, तो मैं लिखूंगा A की वैल्यू होगी मेरे पास में K-16, और इसका हो जाएगा आपके पास में कितना, 5/2। अगर मैं इसको इसके बराबर करूंगा तो मेरे को B की वैल्यू क्या मिलेगी, तो B की वैल्यू मिलेगी मेरे को K+70, और इसका कितना हो जाएगा सर, 4/3। फिर अगर मैं इसको K के बराबर करूंगा तो मुझे C की वैल्यू क्या मिलेगी, मुझे मिलेगी C की वैल्यू K+4, C की वैल्यू मिलेगी मुझे K+4, और उसका कितना हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा। उसका कितना हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर A + B + C को जोड़ूंगा, और वो कितना आना चाहिए, 500 आना चाहिए। तो A की वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 5/2 टाइम्स ऑफ K माइनस 5/2 टाइम्स ऑफ 16, तो ये आ जाएगा आपका 40, प्लस B की वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 4/3 टाइम्स ऑफ K, प्लस ये कितना हो जाएगा, 280/3। ठीक है सर, प्लस C का हिस्सा कितना आएगा सर, 5/3K, 5/3K, और ये हो जाएगा आपके पास कितना, 20/3, और ये सामने कितना आएगा सर, 500। अब समझने वाली बात ये है कि सर ये जो 280/3 है और ये जो 20/3 है, ये एक्चुअली में 300/3 है। 300/3 का मतलब क्या होता है, 100 होता है ना। 300/3 कितना होता है सर, आपका 100 होता है। तो ये 100 जो है वो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा सर, 400 हो जाएगा, और उस 400 में से ये जो 40 है ये जाके क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो 440 हो जाएगा। तो यहाँ पर सामने कितना आएगा सर, 440 आ जाएगा। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर हमारा K जो है वो कॉमन आएगा, K जो है यहाँ पर कॉमन आएगा, तो यहाँ पर कितना आएगा सर, यहाँ पर आएगा 5/2। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा सर प्लस का 4/3। ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 5/3, यहाँ पर क्या आ जाएगा 5/3। ठीक है ना, ये अपन ने लिख दिया 5/3।
अपने को के निकालना है। कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो, 5/3 और 4/3 को ऐड करेंगे 9/3 हो जाएगा। 9/3 जो है वो कितना हो जाएगा, 9/3 तो 3 होगा, है ना, और 3 होगा तो ये हो जाएगा 5/2 प्लस 3 यानी कि 6 और प्लस 5 11/2 यानी कि आ जाएगा 11/2 टाइम्स ऑफ के विच इज इक्वल टू कितना 440। तो यहाँ से के की वैल्यू कितनी आएगी, 40 × 2 80, तो के की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में कितना 80। तो के की वैल्यू आ गई तो आप ए निकाल सकते हो, बी निकाल सकते हो, सी निकाल सकते हो, और यही आपसे पूछा था। तो मैं ए कैसे निकालूंगा, मैंने के की वैल्यू रखी 80, तो 80 में से 16 गया 64, 64 का आधा 32, 32 का 5 गुना, 32 का 5 गुना कितना हो जाएगा 160। तो ए की वैल्यू कितनी आएगी सर 160। तो यहाँ पर दिया, यहाँ पर दिया, तो ये सारे ऑप्शन तो चले जाएंगे, ठीक है सर। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर पुट करेंगे तो यहाँ पर क्या है 80 और 70 150, 150 को 3 से डिवाइड करेंगे, 50 × 4 कितना होगा 200, यानी कि इसका हिस्सा कितना आएगा सर 200। यहाँ पर 200 है, यहाँ पर 210 है, तो ये भी चला गया, ठीक है। तो यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। और बाकी सी भी आप निकाल सकते थे इसी तरह से। तो आपका जो सवाल का जवाब है वो ये आ चुका है, ठीक है। जैसा जैसा बोला था वैसा वैसा हमने किया और कुछ भी नहीं किया है, और इसको बहुत आसानी से हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है बेटा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब ये सवाल आ गया आपके पास में, एन अमाउंट ऑफ मनी इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ए, बी एंड सी इन द रेशियो 1:9। इफ सी गिव ₹400 फ्रॉम हिज शेयर टू बी, द न्यू रेशियो बिकम 1:3:8, व्हाट इज द टोटल अमाउंट। कैसे करेंगे इस सवाल को, ध्यान से देखिए। आपसे बोल रहा है कि भैया कोई राशि है, कोई धन राशि है जो कि एबीसी में बांटी जानी है, और बांटी जानी है किस अनुपात में, 1, 2 और 9 के अनुपात में, ठीक है। अगर अब जो है, अगर हमने पैसा बांट दिया है 1, 2, 9 के अनुपात में, अब जो सी है वो अपने में से 400 रुपये बी को दे देता है, तो ये जो अनुपात था 1:9 का वो चेंज हो जाएगा 1:3:8 में। आपसे बोल रहा है कि भैया जो टोटल अमाउंट है जो कि बांटी गई है इन तीनों में वो कितनी है, ठीक है। तो हमने बोला सर यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, और यहाँ पर क्या है सी है। तो ये कितना है सर, ये 1, 2 और 9 है, ठीक है सर। यहाँ पर ये बन जाएगा कितना सर 1, 3 और 8, ठीक है सर। ऐसा कब हुआ, जब सी ने बी को 400 रुपये दिए, जब सी ने बी को कितने दिए सर 400 रुपये दिए, ठीक है सर, समझ में आ गया। अब यहाँ पर एक चीज समझो कि जो आदान और प्रदान हुआ है, लेना देना हुआ है, वो बी और सी के बीच में हुआ है। ए ने ना तो लिया है ना तो दिया है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ए की जो वैल्यू है वो सेम होनी चाहिए। तो क्या वो सेम है, हाँ सर सेम है। अगर सेम नहीं होती तो क्या करते, सेम बनाते। क्यों, क्योंकि इसने ना तो लिया ना तो दिया, तो इसको तो सेम होना चाहिए था। अगर सेम है तो अच्छी बात है, नहीं है तो बनाओ, ठीक है सर। कैसे बनाएंगे भाई, सेम बनाने का तरीका होता है ना, एलसीएम लेके बना लेंगे, ठीक है सर। अब यहां पर बात करते हैं कि सर इसने अगर इसको कुछ दिया तो ये 9 से 8 हो गया, और इसने इससे लिया तो ये 2 से 3 हो गया। तो इसमें जो चेंज आ रहा है 1 यूनिट का, इसमें भी चेंज आ रहा है 1 यूनिट का, यानी कि जो 1 यूनिट है वो इस 400 के बराबर है, वो इस 400 के बराबर है। अब आपने बोला 9 और 3 12, 8 और 4 12, तो यहां पर जो अमाउंट और यहां पर जो अमाउंट है वो तो सेम ही है ना, बस आपस में आपने आदान प्रदान किया है। तो टोटल अमाउंट जो है वो दोनों जगह सेम होगा, हाँ सेम होगा। इसकी वैल्यू कितनी है 12, इसकी वैल्यू भी कितनी 12, यानी कि आपको 12 की वैल्यू निकालनी है। तो आप बोलोगे सर 12 × 400 करोगे तो ये कितना आ जाएगा सर 4800। 12 × 400 करोगे तो कितना हो जाएगा सर 4800। तो ये आपके सवाल का सही जवाब होगा बी ऑप्शन, ठीक है। बात समझ में आ गई, बहुत ही आसान सा सवाल था, बहुत ही ईजी सा सवाल था, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर ए की जो वैल्यू थी वो क्या थी, सेम थी ऑलरेडी। अगर सेम नहीं होती तो हमें बनाना पड़ता, तो वैसा भी एक सवाल यहाँ पर हम देख लेते हैं, जैसा कि ये लिखा हुआ है। अब आपसे बोल रहा है कि एक राशि है जो कि हमें बांटनी है एबीसी में 6, 19 और 7 के रेशियो में। अगर सी अपने हिस्से में से 200 रुपये देता है बी को, तो नया रेशियो 3, 10, 3 का बन जाएगा। आपसे बोल रहा है टोटल अमाउंट जो बांटा गया है तीनों में वो कितना है ना, टोटल अमाउंट के बारे में बात कर रहे हैं। कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, मैंने लिखा यहाँ पर ए, यहाँ लिखा बी और यहाँ लिखा सी। यहाँ लिखा 6, 19 और 7। बाद में ये रेशियो कितना हो जाएगा सर 3, 10 और 3 हो जाएगा। बाद में ये 3, 10 और 3 हो जाएगा, ठीक है सर। आपसे क्या बोल रहा है, आपसे बोल रहा है कि सी ने जो है वो 200 रुपये दिए हैं बी को, सी ने जो है वो 200 रुपये दिए हैं किसको, बी को, ठीक है सर। सी ने बी को 200 रुपये दे दिए। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखते हैं। अब क्या करेंगे, मैंने कहा सर ए ने ना तो लिया ना तो दिया, हाँ सर सही बात है, तो ए को सेम होना पड़ेगा। बट यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 3 है, तो मैंने कहा इस 3 को 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करो, तो ये बनेगा 6, उस चक्कर में ये बनेगा 20 और ये बनेगा 6। अब आपको देखना है कि इसका जो टोटल है वो कितना है। मैंने कहा 20 और 12 32। इसका जो टोटल है वो कितना है, मैंने कहा वो भी 32। अच्छा, यानी आपको 32 किलो चाहिए, हाँ ठीक है सर। इसने इसको दिया तो ये 7 से क्या हो गया 6,
इसने इससे लिया तो ये 19 से क्या हो गया 20, यानी इसमें 1 यूनिट कम हुआ, इसमें 1 यूनिट बढ़ा, और इसी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है सवाल में 200 है। इसी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है सवाल में 200 है। आपको वैल्यू किसकी निकालनी है 32 की, तो 32 इंटू 200 करेंगे तो कितना आ जाएगा 6400, और यही इस सवाल का जवाब आएगा, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। डी आपका सही जवाब होगा। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फटाफट रिवीजन कर रहे हैं, फटाफट रिवीजन कर रहे हैं, है ना। हमारा ये जो पर्पस है इस सीरीज का, वो सीरीज का पर्पस यही है कि हम आपको बहुत कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सवालों की प्रैक्टिस करा दें, जिससे कि आपको एग्जामिनेशन में अच्छे अच्छे सवालों को करने का जो है तरीका पता चल जाए। अब यहाँ पर बोला है पर्स हैज 34.5 रुपीज इन द फॉर्म ऑफ 1 रुपी 50 पैसे एंड 10 पैसा कॉइन इन द रेशियो ऑफ 6, 9, 10, फाइंड द नंबर ऑफ 10 पैसा कॉइन। तो एक पर्स है जिसके अंदर 34.5 रुपए हैं, और वो जो 34.5 रुपए हैं उसमें 1 रुपए के, 50 पैसे के और 10 पैसे के सिक्के हैं, और उनके नंबर ऑफ सिक्कों का जो रेशियो है वो 6, 9 और 10 का दिया गया है। आपसे बोल रहा है नंबर ऑफ 10 पैसा कितना होगा, नंबर ऑफ 10 पैसा कॉइन कितना होगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे इस सवाल को, ध्यान से देखो। एक यूनिक तरीका मैं आपको बता रहा हूं, बहुत ही आसान तरीका। आप लिखो 1 रुपए 50 पैसे मतलब आधा रुपए, 10 पैसे यानी कि 1/10। तो आपने डिनोमिनेशन लिख दिया कि किस किस टाइप के आपके पास कॉइन है, 1 रुपए 50 पैसे 10 पैसे, और सबको रुपए के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब मान लेते हैं इनके जो नंबर ऑफ कॉइन का रेशियो है वो 6, 9 और 10 का दिया है। इनके नंबर ऑफ कॉइन का जो रेशियो है वो 6, 9 और 10 का दिया है। हाँ सर, मान लेते हैं 1 रुपए के 6 कॉइन है तो 6 रुपए हो जाएंगे, 50 पैसे के 9 कॉइन है तो 4.5 रुपए हो जाएंगे, और 10 पैसे के 10 कॉइन है तो 1 रुपए हो जाएगा। तो इतना जोड़ने पे मेरे हिसाब से 6, 7 और 11.5, यानी कि मेरे हिसाब से मेरे पास 11.5 रुपए होने चाहिए। बट एक्चुअली में 11.5 रुपए नहीं है, एक्चुअली में मेरे पास कितने हैं 34.5 है। इसका मतलब ये साफ साफ दिख रहा है कि इसका 3 गुना हो रहा है। अगर ये इसका 3 गुना हो रहा है तो मुझे 10 पैसे के बारे में पूछा था, तो 10 पैसे के पास जाऊंगा और वहां पर मैं इंटू 3 करके बता दूंगा कि मेरे पास जो नंबर ऑफ कॉइन है वो कितने हैं 30 है। तो मुझे बस इतना काम करना था और कुछ नहीं करना था। डिनोमिनेशन लिखा, नंबर ऑफ कॉइन्स लिख दिया, मान लिया कि इतने इतने कॉइन्स है तो इतने रुपए होने चाहिए। अब जितने रुपए होने चाहिए मेरे हिसाब से उसकी एक्चुअल वैल्यू दी गई थी, तो 1 यूनिट की वैल्यू निकाल ली। उस 1 यूनिट की वैल्यू जो नंबर ऑफ कॉइन का रेशियो आपने लिखा था उसमें जाके मल्टीप्लाई कर दो, जिसके बारे में भी आपको पूछा जा रहा है। अगर 10 पैसे का पूछ रहा तो यहां कर दो, 50 पैसे का पूछ रहा तो यहां कर दो, 1 रुपए का पूछ रहा तो यहां कर दो। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अब यहां पर हम इस सवाल को डिस्कस करेंगे। ए बॉक्स कंटेन ₹56 इन द फॉर्म ऑफ कॉइन ऑफ 1 रुपी 50 पैसे एंड 25 पैसे। द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन इज डबल द नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन एंड 4 टाइम्स द नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन। हाउ मेनी 50 पैसे कॉइन आर इन द बॉक्स। तो आपके पास में 56 रुपए हैं। टाइप्स ऑफ कॉइन 1 रुपए, 50 पैसे, 25 पैसे। आपको जानकारी दी गई है कि जो 50 पैसे के कॉइन हैं वो 25 पैसे के कॉइन के क्या हैं, डबल हैं, जबकि 1 रुपए के कॉइन के 4 गुने हैं। 50 पैसे के कॉइन 25 पैसे के डबल हैं और 1 रुपए के 4 गुने हैं। अच्छा, आपसे बोल रहा है कि 50 पैसे के कितने सिक्के हैं उस बॉक्स में, 50 पैसे के कितने सिक्के हैं उस बॉक्स में। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। मैंने बोला मेरे पास 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। ठीक है सर, अभी मेरे को ये मालूम है कि यार 50 पैसे के सिक्के जो हैं, 50 पैसे के जो सिक्के हैं वो डबल हैं किसके, 25 पैसे के, यानी कि ये 1 होगा तो ये 2 होगा। हाँ सर, उसके बाद वो आपसे क्या बोल रहा है, उसके बाद वो बोल रहा है कि जो 50 पैसे के सिक्के हैं वो 4 टाइम्स हैं 1 रुपए के, यानी कि अगर ये 1 होगा तो ये 4 होगा। हाँ सर, ठीक है, ऐसे ही कुछ होगा भाई, इसका डबल होगा और इसका 4 गुना होगा, ऐसे ही बोला है। अब इसको अपने को क्या करना है सर, सेम करना है। इसको सेम करना है तो अपन ऊपर वाले में क्या मल्टीप्लाई कर दें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये क्या बनेगा 1, ये बनेगा 4, ये बनेगा 2। तो ये क्या आ गया सर, ये नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो आ गया, ये नंबर ऑफ कॉइन का रेशियो आ गया, जो कि पिछले सवाल में हमें दिया गया था, इस सवाल में हमें निकालना पड़ा। ठीक है सर, तो ये 1, 4, 2 आ गया। हाँ सर आ गया, तो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ 1, 4 और 2। बात समझ में आ गई होगी आपको। ठीक है सर, अब यहाँ पर हमने क्या किया, 1 रुपए का 1 सिक्का मान लिया, 50 पैसे के 4 सिक्के मान लिए और 25 पैसे के 2 सिक्के मान लिए। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपके पास में कितना, इतना हो जाएगा। ठीक है सर, तो मेरे पास मेरे हिसाब से कितने पैसे होने चाहिए, मेरे हिसाब से मेरे पास में 3.5 रुपए होने चाहिए, जबकि सवाल में 3.5 की जो वैल्यू है वो 56 दी गई है। वो कितनी दी गई है सर, 56 दी गई है। ठीक है, अब कैसे करेंगे इस सवाल को, ध्यान से देखो। मैंने बोला यार 3.5 की जो वैल्यू है वो 56 है। 3.5 को क्या लिख सकता हूँ, 7/2 लिख सकता हूँ। हाँ सर, ये 56 है सर। तो यहाँ से अगर 7 से काटेंगे तो 8 बार जाएगा, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 2 × 8 यानी कि 16,
यानी कि यहां से 1 की वैल्यू कितनी आ रही है, 16 आ रही है, ठीक है। तो यानी कि ये 16 टाइम्स हो रहा होगा, है ना, ठीक है सर, वो मैंने आपको सिंप्लीफाई करके बताया। अब यहां पर आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर ये 16 टाइम हो रहा है तो हर जगह 16 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आपसे पूछ रहा है 50 पैसे के सिक्के कितने, यानी कि 4 इंटू 16 करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 64 कॉइन्स। तो आपके पास में जो नंबर ऑफ कॉइन्स हैं वो कितने हैं सर, 64 कॉइन्स हैं, किसके, 50 पैसे के, ठीक है। कोई दिक्कत है इसमें, कोई परेशानी है इसमें, देखो इसको अच्छे से एक बार, आसान है, इजी इजी इजी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, इसको हटाते हैं। अब आपसे बोल रहा है एक बॉक्स है, ठीक है, उसमें 420 कॉइन्स हैं, 1 रुपये 50 पैसे और 20 पैसे के। आपसे बोल रहा है कि उनकी जो वैल्यू है वो 13, 11 और 7 है। मतलब वैल्यू मतलब वो जो आपको डिनोमिनेशन लिखते थे, फिर नंबर ऑफ कॉइन्स लिखते थे, और जब उसको मल्टीप्लाई करने पे जो आता था उसका रेशियो दिया आपको। अच्छा, द नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन इज, आपको 50 पैसा कॉइन का रेशियो बताना है, मतलब वैल्यू बतानी है कि कितने नंबर ऑफ कॉइन है 50 पैसे के। कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, मैंने कहा मेरे पास में 1 रुपये, मेरे पास में 50 पैसे और 20 पैसे है ना, तो ये कितना हो जाएगा सर, 1/5, 1/5 है ना, बाय 100 कर रहे हैं बस, ठीक है सर। अब यहाँ पर हमने बोला कि यहाँ पर कितने कितने कॉइन्स हैं उसका रेशियो मेरे पास नहीं है, बट इनकी वैल्यूज़ है कितनी, 13, फिर यहाँ पर कितना है 11, और फिर यहाँ पर कितना है 7। अब आप एक चीज़ बताओ कि अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा, इसका मतलब इसको अगर इससे डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा, हाँ आ जाएगा। क्या बोल रहा हूँ, 2 और 3 ये 6 है, अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 आएगा, हाँ आएगा। अब मान लो ये निकालना है तो आप इस 6 को 2 से डिवाइड कर दो, 6/2 करोगे 3 आएगा, हाँ आएगा सर, समझ में आ गया, समझ में आ गया। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखो, मैंने 13 को 1 से डिवाइड किया, कितना आएगा 13, 11 को 1/2 से डिवाइड किया, 11 को 1/2 से डिवाइड किया, कितना आएगा सर, 22 आएगा। 7 को 1/5 से डिवाइड किया, कितना आएगा सर, 35 आएगा, ठीक है सर, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं सर, ठीक है सर। अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखो, यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखो। अब मैंने ये बोला कि मेरे पास जो नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो है उसका अगर मैं टोटल कर लूँ तो ये भी 35 हो रहा है और ये भी 35 हो रहा है, तो 35 और 35 कितना हो गया, 70। तो मेरे पास 70 कॉइन होने चाहिए, बट एक्चुअली में कितने कॉइन्स हैं, मेरे पास एक्चुअली में 420 कॉइन्स हैं, 420 कॉइन्स हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब 1 की वैल्यू कितनी है सर, 6 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 6 है। आपसे पूछ रहा है 50 पैसे के कितने कॉइन है, 50 पैसे के कितने कॉइन है, यानी कि 22 की वैल्यू मांग रहा है। तो अपन 22 × 6 करेंगे तो ये कितना आएगा सर, 132, 132। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर हमें डिनोमिनेशन पता था, उनकी वैल्यू पता था, अगर वैल्यू को डिनोमिनेशन से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो आ जाएगा। नंबर ऑफ कॉइन्स का जो टोटल मेरे हिसाब से है उसकी एग्जैक्ट वैल्यू 420 है। 1 यूनिट की वैल्यू निकाल ली, 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 पैसे के कितने सिक्के पता चल जाएगा, ठीक है बेटा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की, आसान है, ईजी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको यहाँ से हटाते हैं, ये सवाल आ गया। अब आपसे बोल रहा है द रेशियो ऑफ इनकम of Mohan and Rohan is 8:5 and the ratio of their expenditure is 3:2. If Mohan save rupees 3000 and Rohan save rupees 1500 then find the expenditure of both. तो आपको दोनों का क्या निकालना है, एक्सपेंडिचर निकालना है, ठीक है। तो इसको कैसे कर सकते हैं, ध्यान से देखो, आम तरीका मैं बताता हूं आपको। दोनों की इनकम का रेशियो कितना है सर, 8:5 है। तो मैंने मान लिया कि इसकी इनकम 8x है, इसकी इनकम 5x है। अगर इनकम में से मैं सेविंग्स हटा दूंगा, इनकम में से अगर मैं सेविंग्स हटा दूंगा तो एक्सपेंडिचर आ जाएगा, हाँ सर आ जाएगा, ठीक है सर। तो मैं बोल रहा हूँ कि सर इसकी इनकम कितनी है, मोहन की 8x, वो बचाता कितना है सर, 3000, तो यहाँ से 3000 कम कर दो। ये किसकी है सर, रोहन की, रोहन की इनकम 5x है, वो बचाता कितना है सर, 1500, ये हटा दो। तो अगर आपने इनकम में से सेविंग्स हटा दिया तो जो आएगा वो क्या आएगा, एक्सपेंस आएगा। यानी कि ये रेशियो किस चीज का है, एक्सपेंस का रेशियो है। एक्सपेंस का रेशियो आपको कितना दिया है, एक्सपेंस का रेशियो दिया है आपको 3/2, तो ये आ गया 3/2। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा सर 16x माइनस ये हो जाएगा आपका 6000, ये हो जाएगा सर 15x, ये हो जाएगा सर 4500। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको यहाँ भेजेंगे तो ये हो जाएगा आपका x, 6000 वहाँ जाएगा तो ये बचेगा 1500। तो x की वैल्यू कितनी आ गई सर, 1500। x वैल्यू कितनी आ गई सर, 1500। इसका मतलब इसकी इनकम कितनी आएगी, 1500 × 8 करेंगे तो ये आ जाएगी सर 12000, और 5 × 1500 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा सर, 7500। तो इन दोनों की इनकम तो आ चुकी। क्या इनकम पूछा है यहाँ पर, नहीं इनकम नहीं पूछा, आपसे पूछा एक्सपेंडिचर बताओ। मैंने कहा सर ये जो है ये 3000 बचाता था, तो 12000 में से 3000 चला जाएगा तो ये 9000 रुपए इसके एक्सपेंस होंगे, है ना। और ये 7.5 कमाता है, उसमें से 1500 रुपए बचाता है, यानी कि इसका कितना होगा सर, 6000 होगा, तो ये इसका एक्सपेंस होगा, ठीक है ना। तो बी का एक्सपेंस और ए का एक्सपेंस कितना है सर, 9000 और 6000, 9000 और 6000।
तो ये एक आम तरीका है जो मैंने आपको यहां पर बताया। अब इसका एक खास तरीका क्या हो सकता है मैं आपको बताता हूं। जैसे आपने बोला कि सर यहां पर मोहन है, यहां पर रोहन है, इनकी इनकम के बारे में जानकारी है कि इनकी इनकम का रेशियो कितना है सर, 8:5 है। ठीक है सर। इनके एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है वो कितना है सर, 3:2 है। ठीक है सर। अगर इनकम में से एक्सपेंडिचर जाएगा तो क्या आएगा सर, सेविंग्स आएगा। सेविंग्स इसकी कितनी है सर, 3000 है, और इसकी कितनी है सर, 1500 है। अब हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाने वाले हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की खासियत क्या होती है कि यहाँ पर आपको जो डेटा दिया है वैसा का वैसा डेटा यूज करते हैं। यहाँ पर हम कभी भी इसको सिंप्लीफाई नहीं करते, जो वैल्यू है वही लिखते हैं। दूसरा, एक यूनिट की वैल्यू जो भी आती है उसको ऊपर वाले रेशियो में ही मल्टीप्लाई करते हैं। भले ही नीचे वाली वैल्यू मांगी जाए फिर भी हम ऊपर वाले वैल्यू में ही मल्टीप्लाई करके नीचे आते हैं। ये इसका तरीका है ना, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं करना, सीधे वैल्यू पुट करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। अब मैंने बोला ये 16 है, ये 15 है, डिफरेंस कितना आएगा सर, 1 आएगा। ये 4500 है, ये 6000 है ना, ये 4500 है और ये 6000 है। तो 6000 और 4500 का डिफरेंस कितना आ गया सर, 1500 आ गया। तो ये आपके पास में 1500 आ गया एक यूनिट की वैल्यू। तो 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा सर आपका कितना, 12000, और 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा सर आपका कितना, 7500। अब ये 12000 जो है कमाता है, उसमें से 3000 बचाता है, तो इसकी खर्चे कितने हैं सर, इसका खर्चा है 9000। ये 7500 कमाता है, 1500 रुपये बचाता है, तो इसका जो खर्चा है वो कितना है सर, 6000। ठीक है ना, 6000। तो यही आपका आंसर था जो कि अब हमने यहाँ पर निकाला था। ठीक है, तो ये जो मेथड है ये कौन सा मेथड है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। अब में से कुछ बच्चों को डाउट आएगा कि सर एक की वैल्यू 1500 है तो हमने यहाँ क्यों नहीं मल्टीप्लाई किया। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4.5 हो जाएगा और ये 3000 हो जाएगा। क्या ये 4500 रुपये खर्चा कर रहा है, नहीं, ये तो 9000 कर रहा है। और ये क्या 3000 रुपये खर्चा कर रहा है, नहीं, ये तो 6000 कर रहा है। तो सर ये तो गलत है। तो सर ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इस मेथड में हमारा जो प्रोसेस होता है वो ये होता है कि हमें ऊपर एक क्रॉस करना है, उनका डिफरेंस ऊपर लिख दिया, नीचे एक क्रॉस करना है, उसका डिफरेंस जो आएगा वो उसके बराबर कर दिया, वहां से एक यूनिट की वैल्यू निकाली। एक यूनिट की वैल्यू हमेशा ऊपर वाले में मल्टीप्लाई करना है, ये हमेशा ऊपर वाले का रिजल्ट सही देता है। नीचे जाने के लिए आपको कंडीशन लगाकर नीचे आना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? अगर आप इसको समझ पा रहे हो तो ये मेथड सबसे अच्छा मेथड है और ये सबसे ईजीएस्ट मेथड है। ये आपका बहुत सारा टाइम बचाने वाला मेथड है। बाकी इस मेथड से भी आप कर सकते हो सवालों को, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। आपसे बोला है 2 पर्सन है, उनकी इनकम का रेशियो 7:4 है, उनके खर्चों का रेशियो 2:1 है। पहला 7.5 बचाता है, दूसरा 5000 बचाता है। उनकी इनकम का डिफरेंस आपको बताना है ना, उनकी इनकम का आपको क्या बताना है, डिफरेंस बताना है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखिए। मैंने कहा सर ए और बी है और इनकी इनकम का जो रेशियो है वो कितना है सर, 7 और 4 का है। और इनके एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है वो सर कितना है आपके पास में, 2 और 1 का है। ठीक है सर। और ये जो है ये कितना बचाता है, ये 7500 रुपये बचाता है और ये 5000 रुपये बचाता है। ठीक है सर। अब क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। मैंने कहा 7 और 8 का डिफरेंस 1 हो गया। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10,000, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7500। तो डिफरेंस कितना आएगा सर, 2500। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई सर, 2500। हमको बोला गया कि ये जो भी कमाता है, ये जो भी कमाता है उसका डिफरेंस बता दो। 7 और 4 का डिफरेंस कितना होगा सर, 3 होगा। यानी 1 किलो अगर 2500 है तो 3 किलो कितनी होगी सर, 7500 होगी। ठीक है, आप चाहते तो इसकी वैल्यू निकाल लेते, इसकी वैल्यू निकाल लेते और फिर इसका डिफरेंस निकालते, तो भी आंसर यही आता। बट वहां पर आपका टाइम वेस्ट होता। आपको ये मालूम है कि 7x और 4x का डिफरेंस 3x होगा, यानी कि 1 की वैल्यू पता है तो 3 की वैल्यू निकालनी है। तो आंसर इसका कितना आएगा सर, फर्स्ट ऑप्शन 7500 आपका सही जवाब है। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, क्लियर है ना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बहुत काम का है, बहुत जगह यूज होता है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, इसको यहां से क्लियर करते हैं। अब आपसे बोल रहा है कि ए और बी जो हैं वो 2:1 में कमाते हैं, 5:3 के अनुपात में खर्चा करते हैं और 4:1 के अनुपात में बचाते हैं। आपसे बोल रहा है कि दोनों की मंथली इनकम क्या होगी अगर दोनों की जो कंबाइंड सेविंग्स है, ए और बी की जो कंबाइंड सेविंग है वो कितनी है सर, 5000 है। ठीक है सर। तो कैसे करेंगे इस सवाल को, ध्यान से देखो, कैसे करेंगे इस सवाल को, ध्यान से देखो। मैंने कहा सर यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी है। ठीक है सर। इनकी इनकम का रेशियो कितना है सर, 2:1 का। इनकी खर्च का रेशियो कितना है सर, 5:3 का।
और यहां पर इनकी सेविंग्स का रेशियो दिया है 4:1 का। अब हमें मालूम है कि यहां पर कभी भी इनकी सेविंग्स का रेशियो नहीं होता, एग्जैक्ट वैल्यू होती है। मैंने कहा अगर ये 4 बचाता है, ये 1 बचाता है, तो ये दोनों मिलकर कितना बचाते होंगे? 5 बचाते होंगे। जबकि सवाल में लिखा कि ये दोनों मिलकर मंथली जो सेविंग करते हैं वो 5000 है, यानी 5 की वैल्यू 5000 है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 1000। 4 की वैल्यू कितनी होगी? 4000। बस ये आ चुका। अब अपना जीवन आसान है। ये 6 हो गया, ये 5 हो गया, डिफरेंस 1 आ गया। यहां पर ये 5000 हो गया और यहां पर ये 12000 हो गया, डिफरेंस 7000 आ गया। तो यहां पर 1 यूनिट की वैल्यू 7000 है, यानी कि इसकी इनकम कितनी है सर? 7000। और इसकी इनकम कितनी है सर? 14000। आपसे पूछा क्या है? आपसे यही पूछा है कि दोनों की इनकम क्या है, तो 14 और 7000 आपका सही जवाब होगा। कोई दिक्कत इसमें, कोई परेशानी इसमें? पक्का? ठीक है, चलिए इसको एक बार देखो अच्छे से। चलिए, तो ये सवाल हो गया। आगे बढ़ते हैं और इस सवाल की बात करते हैं। अब यहां पर क्या बोल रहा है? द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ ए, बी एंड सी आर 16, 12, 9 respectively and their savings are 20%, 25%, 40% of their income respectively. If sum of income together is ₹1530, find B salary. तो बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही स्टैंडर्ड सवाल है ना, पेपर में आता रहता है इस तरह का सवाल। तो आपसे बोल रहा है 3 व्यक्ति हैं, उनके खर्चों का अनुपात आपको दिया गया है, वो तीनों अपने अपने इनकम का कितना प्रतिशत बचाते हैं वो भी बताया गया है, तीनों की टोटल इनकम भी बताई गई है। आपसे पूछ रहा है कि बी की सैलरी क्या है उसमें से। ठीक है, तो मैंने कहा यहाँ पर सर ए लिखा, यहाँ पर बी लिखा और यहाँ पर सी लिखा। इनके खर्चों के बारे में जानकारी ये है कि ये 16:12, 16:12:9 है। ठीक है, अनुपात 9 है। ठीक है सर। अब ये बचाता है अपनी सैलरी का 20%, ये बचाता है 25% और ये बचाता है आपका 40%। ये सेविंग्स के बारे में जानकारी है। ये किसके बारे में जानकारी है? सेविंग्स के बारे में जानकारी है। अब यहां पर हम क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखो। हम यहां पर क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखो। अब मैं बोलूंगा कि अगर ये 20% बचाता है, इसका मतलब ये 80% खर्चा करता होगा। हाँ सर, तो अगर ये 80% खर्चा करता है तो 80% की वैल्यू कितनी है सर? 16 है। 80% की वैल्यू 16 है, तो 100% यानी कि जो इसकी इनकम है वो कितनी होगी? तो आप बोलोगे सर 100/80 इंटू 16, तो 16 से ये जाएगा 5 बार और ये बन जाएगा 20, तो यानी कि इसकी इनकम कितनी होगी? 20 यूनिट होगी। अगर ये 16 यूनिट खर्चा करता है तो 20 यूनिट कमाता होगा, इसका ये मतलब है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करते हैं इसकी। अगर ये 25% बचाता है तो ये 75% खर्चा करता होगा। अगर ये 75% खर्चा करता है तो 75% की वैल्यू तो 12 दी गई है। आपको निकालनी किसकी है सर? 100% की वैल्यू निकालनी है। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे? 100/75 और इंटू यहाँ पर क्या कर दोगे आप? 12 कर दोगे। तो आप ये बोलोगे सर 25 से जाएगा 3 बार। हाँ सर। 3 से ये जाएगा 4 बार। हाँ सर। और 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 16, क्योंकि 100 भी कटेगा ना 25 से। जिसको नहीं समझ में आया वो यहाँ पर देखो, जिसको नहीं समझ में आया वो यहाँ पर देखो। आप यहाँ पर ये बोलोगे कि सर ये 25% अगर बचाता है तो 75% खर्चा करता होगा और 75% की वैल्यू सवाल में दी गई है 12, तो 100% जो कि इसका इनकम होगा वो कैसे निकालोगे? 100/75 इंटू 12। अब 25 से ये जाएगा 3 बार, 25 से ये जाएगा 4 बार, 3 से ये जाएगा 4 बार, 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 16। तो ये 16 यूनिट कमाता होगा, इसका मतलब ये हो गया। ये 16 यूनिट कमाता होगा, इसका मतलब ये हो गया। ठीक है सर, ये भी समझ में आ गया, ये भी समझ में आ गया। अब बात करते हैं सर कि ये 40% बचाता है, यानी कि 60% खर्चा करता है और 60% की वैल्यू कितनी है सर? 9 है ना। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी सर? इसकी इनकम की वैल्यू कितनी होगी? तो मैंने कहा 100/60 इंटू 9। अगर मैं यहाँ पर 20 से डिवाइड कर दूं इसको, तो ये 5 और 3 बार में जाएगा, 3 से ये 3 बार में जाएगा, 5 इंटू 3 15 होता है, तो ये आ जाएगा आपका कितना? 15। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत, यहाँ तो कोई परेशानी नहीं। तो हमने इनकी इनकम का रेशियो निकाल लिया। इनकी इनकम का क्या निकाल लिया? रेशियो निकाल लिया। अगर इनकी इनकम का रेशियो ये है तो इनकी इनकम का टोटल कितना होगा? मैंने कहा 16 और 15 31 और ये कितना हो गया आपका? 20, यानी कि 51। ठीक है ना। और 51 की जो वैल्यू है वो सवाल में कितनी दी गई है आपको? 1530 दी गई है। 1530 दी गई। तो यानी कि ये 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है सर? 30 है। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 30 है तो बी की वैल्यू पूछ रहा था, यानी कि यहाँ पर आप 30 मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा सर? 480 आ जाएगा। तो ये आपकी बी की क्या आ गई? सैलरी आ गई, इनकम आ गई। ठीक है, यही आपसे पूछा गया था। ठीक है, यही आपसे पूछा गया था। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं? सिंपल, सरल, आसान, इजी। चलिए आगे बढ़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अब यहाँ पर सवाल में आपसे क्या बोल रहा है? एजेस के कुछ सवाल हैं। आप यहाँ पर रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ विनीत एंड सुमित इज 7:5 एंड आफ्टर 3 years रेशियो विल बी 4:3। फाइंड प्रेजेंट एज ऑफ विनीत एंड सुमित।
तो आपके पास में प्रेजेंट एज है, विनीत और सुमित की प्रेजेंट एज का आपके पास रेशियो है। 3 साल बाद उनकी एज का रेशियो क्या होगा वो भी है, आपसे दोनों की प्रेजेंट एज मांगी जा रही है। तो कैसे करेंगे इस सवाल को, ध्यान से देखो, कैसे करेंगे इस सवाल को, ध्यान से देखो। हम ये बोल सकते हैं कि जो आपका विनीत है और जो आपका सुमित है, विनीत की प्रेजेंट एज मान लेते हैं 7x है, इसकी प्रेजेंट एज मान लेते हैं 5x है। 3 साल बाद इसकी जो एज होगी वो 7x प्लस 3 होगी, और 3 साल बाद इसकी एज जो होगी वो 5x प्लस 3 होगी। और ये बोल रहा है कि इनकी एज का जो रेशियो है 3 साल बाद वो 4:3 हो जाएगा। ये सब दिया गया, तो ये हो जाएगा सर 21x प्लस 9, और ये हो जाएगा सर 20x प्लस 12। अब यहाँ पर क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। ये चीज़ इसके पास आएगा तो x बनेगा, ये इसके पास जाएगा तो 3 बनेगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई सर, 3 आ गई। आपसे बोला है दोनों की प्रेजेंट एज बता दो, तो ये आ जाएगा सर 21 और ये आ जाएगा सर आपका 15। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसी सवाल को और कैसे किया जा सकता है वो देख लेते हैं। हमने लिखा विनीत और यहाँ लिखा सुमित, प्रेजेंट एज मान लेते हैं, कोई साल चल रहा है, अभी 2022 चल रहा है मान लीजिए। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया कि इसकी एज का जो रेशियो है वो 7:5 है। 3 साल बाद यानी कि 2025 में इनकी एज का रेशियो कितना हो जाएगा, 4:3 हो जाएगा। अब ये जो एज है और ये जो एज है इसके बीच में कितने साल का अंतर है, 3 साल का अंतर है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 3। यहाँ पर कितना हो जाएगा 21, यहाँ पर हो जाएगा 20, डिफरेंस कितना आएगा 1। यहाँ पर हो गया 12, यहाँ पर हो गया 9, डिफरेंस आएगा 3। तो 1 की वैल्यू 3 है, तो 5 की वैल्यू कितनी होगी सर 15, और 7 की वैल्यू कितनी होगी सर 21। तो दोनों की प्रेजेंट एज आ गई। ये भी आप एक तरीका अपना सकते थे, ये भी एक तरीका है इस सवाल को करने का। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की, ये एक ट्रेडिशनल तरीका है और वो एक स्मार्ट तरीका है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट सवाल पे बात करते हैं। 4 years ago, the ratio of ages of A and B was 2:3, and after 4 years, it will become 5:7. Find their present ages. आपसे बोल रहा है 4 साल पहले A और B के एज का रेशियो 2:3 का था, और 4 साल बाद अभी से 4 साल बाद इनकी एज का रेशियो 5:7 का हो जाएगा, 5:7 का हो जाएगा। आपसे दोनों की प्रेजेंट एज पूछी गई है, तो कैसे करेंगे इस सवाल को, ध्यान से देखो, कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। मैंने कहा 2022 चल रहा है, 4 साल पहले यानी कि 2018 की बात हो रही है, और 4 साल बाद यानी कि 2026 की बात हो रही है। तो यहाँ पर क्या है सर, यहाँ पर A और B है, यहाँ पर रेशियो कितना है सर, यहाँ पर 2:3 का है, और यहाँ पर कितना है सर 5 और 7 का है, ऐसा बोला गया है। 4 साल ऊपर गए, 4 साल नीचे आए, यानी कि इन दोनों के बीच 8 साल का गैप आ गया, तो यहाँ 8 साल लिख दिया। अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखो। यहाँ पर हमने लिखा 14, यहाँ पर लिखा 15, डिफरेंस कितना आ गया 1। यहाँ पर आ गया 40, यहाँ पर आ गया 56, डिफरेंस आ गया 16। तो 1 किलो कितनी आ गई 16, तो 2 किलो कितनी होगी सर 32, और 3 किलो कितनी होगी सर 48। बट क्या ये प्रेजेंट एज है, नहीं, ये प्रेजेंट एज नहीं है, ये तो 2018 की एज है। आपसे प्रेजेंट एज पूछा, यानी कि 2022 की एज चाहिए। 2022 में दोनों की जो एज होगी उसमें आपको पहुंचना है, तो आप क्या करोगे, इसमें 4 साल जोड़ दोगे, तो 32 और 4 कितना होगा 36, 48 और 4 कितना होगा 52। तो इन दोनों की जो प्रेजेंट एज है वो 36 और 52 है। 36 और 52 यानी कि आपका 4th ऑप्शन जो है वो इस सवाल का सही जवाब है। ठीक है, 4th ऑप्शन जो है वो आपका इस सवाल का सही जवाब है। कोई दिक्कत इसमें, कोई परेशानी इसमें नहीं, पक्का। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, इस सवाल की चर्चा करते हैं, इस सवाल की चर्चा करते हैं। 8 years ago, a couple was married. At the time of marriage, the age of wife was 20% more than that of her husband. But after 7 years from now, the age of wife will be 12.5% more than that of her husband. Find their present age. तो आपके पास में पति पत्नी हैं, 8 साल पहले उनकी शादी हुई थी। शादी के टाइम पे जो पत्नी की आयु थी वो 20% ज़्यादा थी पति से। अभी से 7 साल बाद पत्नी की आयु जो है वो 12.5% ज़्यादा होगी पति से। आपसे बोला जा रहा है कि दोनों की वर्तमान में आयु एज क्या है। कैसे निकालेंगे इस सवाल को, ध्यान से देखो। तो मैंने कहा सर 8 साल पहले 2022 चल रहा है, 2014 की बात करते हैं, ठीक है, और 7 साल बाद यानी कि 2027 की बात करते हैं। ठीक है सर, यहाँ पर लिखा हस्बैंड, यहाँ पर लिखा वाइफ। अच्छा, कितना बोला 20% ज़्यादा। 20% का मतलब क्या होता है सर, 1/5 होता है, यानी कि पत्नी की आयु पति से ज़्यादा है, मोर देन दैट ऑफ हर हस्बैंड। यानी कि हस्बैंड की एज 5 होगी तो पत्नी की उससे 1 ज़्यादा होगी, यानी कि ये 5 होगा तो ये 6 हो जाएगी। ठीक है सर, उसके बाद 12.5% बोल रहा है। 12.5% का मतलब 1/8। तो हस्बैंड की एज अगर 8 होगी तो पत्नी की एज उससे 1 ज़्यादा होगी, यानी कि 9 होगी। तो ये 8 होगा तो ये 9 होगा। ठीक है, ऐसे ही कुछ हो गया। हाँ सर, तो मैंने बोला सर यहाँ पर 8 साल ऊपर 7 साल नीचे, तो 15 साल का गैप आ गया, तो 15 यहाँ पर लिख देते हैं सर। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे सर, ये हो जाएगा 45, ये हो जाएगा आपका कितना 48, है ना। तो अंतर कितना आएगा सर 3 का।
48 और 45 अंतर कितना आएगा 3 का। यहाँ पर 8 और 9 का अंतर 1 है, 1 इंटू 15 यानी कि 15 आएगा, तो यहाँ पर 15 आ जाएगा। तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी सर 5 आएगी। 1 की वैल्यू अगर 5 आ गई तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी सर 25 और इसकी वैल्यू कितनी आएगी सर 30। अब ये 25 साल का कब है हस्बैंड, ये तो 2014 में, प्रेजेंट में कितना होगा, प्रेजेंट मतलब 2022 में 8 जोड़ दो, 8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा सर 33, तो हस्बैंड हो गया 33 का। इसमें 8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा सर 38, तो ये हो गई सर वाइफ। तो 33 और 38 ये दिया आपको, 33 और 38 ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। पहले 5-6 का रेशियो था, बाद में 8-9 का रेशियो हो गया। ठीक है, और इनके बीच में गैप कितने हैं 15 साल का, 45, 48, डिफरेंस 3, ये हो जाएगा आपका कितना 8 इंटू 15 और 9 इंटू 15, तो 15 तो कॉमन है ना, तो 9 और 8 का डिफरेंस 1 इंटू 15 यानी कि 15 आ जाएगा। 3 किलो 15 तो 1 किलो कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी, 5 इंटू 5 6 इंटू 5, ये एज आ गई 2014 की। अभी की एज के लिए 8 साल जोड़ना पड़ेगा, 8 जोड़ने पर आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस सवाल पर चर्चा करते हैं। ठीक है, अब आपके पास बोल रहा है कि इन ए फैमिली ए कपल हैज ए सन एंड डॉटर, द एज ऑफ द फादर इज 3 times दैट ऑफ हिज डॉटर एंड द एज ऑफ सन इज हाफ ऑफ हिज मदर, द वाइफ इज 9 years younger टू हर हस्बैंड एंड द ब्रदर इज 7 years ओल्डर देन हिज सिस्टर, व्हाट इज द एज ऑफ द मदर। तो आपसे माता जी की आयु पूछी जा रही है, कैसे करेंगे यहाँ पर ध्यान से देखिए। तो घर में कौन कौन है, घर में पिताजी हैं, उनकी बेटी है, बेटा है और माता जी है। ठीक है, माता जी है। ठीक है, ये दोनों पति पत्नी है, ये दोनों भाई बहन है। ठीक है सर, समझ में आ गया। अब मैंने इसको इस ऑर्डर में क्यों लिखा उसका रीजन मैं आपको बताता हूं। सवाल में लिखा हुआ है कि भैया द एज ऑफ फादर इज 3 times दैट ऑफ हिज डॉटर, तो ये 1 होगी तो ये 3 होंगे। ठीक है सर, और आपसे आगे चल के बोल रहा है कि सन की जो एज है वो माता की एज का आधा है, यानी कि अगर ये 2 होगा तो ये 1 होगा। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें पूछा जा रहा है कि माता जी की आयु क्या होगी। अब माता जी की आयु जो भी होगी 2 का मल्टीपल होगी, तो ये नहीं हो सकता। ठीक है, और ये तो नन ऑफ दीज दिया, तो इस पे अपन क्या सोचेंगे। ठीक है सर, तो 2 का मल्टीपल तो ये सब है सर, 2 का मल्टीपल तो ये सब है। हाँ सर ठीक है, तो मैंने 60 को चेक कर लिया, अगर ये 60 है तो जाहिर सी बात है कि ये कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। हाँ, आगे बोल रहा है कि जो पत्नी है वो पति से 9 साल छोटी है, अगर ये 60 है तो इसका पति जो होगा वो 69 का होगा। हाँ सर, और बोला जा रहा है भाई जो है वो बहन से 7 साल बड़ा है, अगर ये 7 साल बड़ा है तो बहन 23 की होनी चाहिए। और क्या इन दोनों का रेशियो 3:1 आ रहा है। हाँ सर आ तो रहा है, इसका मतलब ऑप्शन से मैं गया और 60 को चूज किया, 60 को सेटिस्फाई करने की कोशिश की और 60 सेटिस्फाई हो गया, ये मेरा आंसर आ गया। अब कोई बच्चा बोलेगा सर मुझे ऑप्शन से नहीं करना, या मान लीजिए 60 का जो पोजीशन है वो कहीं नीचे होता तो आप पहले 40 चेक करते, फिर 50 चेक करते, फिर 60 पे आते, टाइम वेस्ट होता सर। तो इसको कैसे करना है वो बता दीजिए। मैंने कहा देखो यहाँ पर कैसे करना है, यहाँ पर देखो। आप बोलोगे सर इनके बीच में रेशियो 3:1 का है, इनके बीच में रेशियो 1:2 का है, तो मैंने मान लिया कि ये 3x है और ये x है, इसको मान लिया कि ये y है और ये 2y है। अब सवाल में बोला गया है कि इनके बीच में जो अंतर है यानी कि 3x माइनस 2y, इनके बीच में 9 साल का गैप है, और इनके बीच में जो अंतर है यानी कि y माइनस x, इनके बीच में 7 साल का गैप है। यही बोला गया है। हाँ सर बोला तो गया है। अब हम क्या करेंगे ध्यान से देखो, मैंने इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 2y माइनस 2x इज इक्वल टू 14। तो आपके पास में ये एक इक्वेशन है, आपके पास में ये एक इक्वेशन है, अगर इन दोनों को ऐड कर दें तो 2y वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, 3x और 2x का डिफरेंस x आ जाएगा, और 9 और 14 को जोड़ने पे 23 आ जाएगा, तो x की वैल्यू 23 आ जाएगी। अगर x की वैल्यू 23 है तो ये हो जाएगा 69 और ये हो जाएगा 23। अब इससे 7 साल बड़ा है भाई तो इसकी एज आ जाएगी 30, इससे 9 साल छोटी है पत्नी तो ये आ जाएगा आपका 60, और अब आपका जो कंडीशन है वो अभी भी सेटिस्फाई हो रहा है। तो ये आपके सवाल का सही जवाब होगा। आप इस तरह से भी इस सवाल को कर सकते थे। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं और इसकी बात करते हैं। अब आपसे बोल रहा है कि ए मैन ऑर्डर्ड 4 pairs ऑफ ब्लैक सॉक्स एंड सम पेयर्स ऑफ ब्राउन सॉक्स, द प्राइस ऑफ ए ब्लैक सॉक्स इज डबल दैट ए ब्राउन पेयर, while preparing the bill the clerk interchanged the number of black and brown pairs by mistake which increased the bill by 50%. The ratio of the number of black and brown pair of socks in the original order was. तो आपसे क्या बोल रहा है, आपसे बोल रहा है कि भैया एक व्यक्ति है उसने 4 जोड़े काले मोजे या जुराबे ऑर्डर किए हैं और कुछ पेयर उसने ब्राउन के भी ऑर्डर किए हैं। अब ब्लैक वाले का जो प्राइस है वो ब्राउन वाले से डबल है। ठीक है, जो क्लर्क बिल बना रहा था उसने क्या किया, उसने ब्लैक और ब्राउन के जो नंबर ऑफ पेयर है उसको इंटरचेंज कर दिया, यानी ब्लैक वाले की एंट्री ब्राउन वाले में कर दी, ब्राउन वाले की एंट्री ब्लैक वाले में कर दी, और इस वजह से उसका जो बिल है वो 50% से बढ़ गया। आपसे बोल रहा है
कि भैया ब्लैक और ब्राउन पेयर के जो सॉक्स उसने ऑर्डर किए थे, नंबर ऑफ पेयर्स जो उसने ब्लैक और ब्राउन के ऑर्डर किए थे, उसका रेशियो बता दो, उसका रेशियो बता दो। तो कैसे करेंगे इस सवाल को, ध्यान से देखो, कैसे करेंगे इस सवाल को, ध्यान से देखो। मैं यहां पर ये बोलूंगा कि सर एक चीज समझना कि भैया यहां पर ब्लैक है और यहां पर ब्राउन है, ठीक है, यहां पर ब्राउन है, ब्लैक और ब्राउन। तो मैंने बोला कि इसके आपने 4 पेयर जोड़े, मतलब 4 पेयर आपने ऑर्डर किया था और आपने इसके एक्स पेयर ऑर्डर किए थे, आपने इसके एक्स पेयर ऑर्डर किए थे, ठीक है सर। इसकी जो प्राइस है वो 2 है, इसकी प्राइस 1 है ना, इसकी प्राइस इससे डबल है, इसलिए मैंने इसको 2 और 1 मान लिया, ठीक है सर। अब गलती से क्या हो रहा है, यहां पर देखो, यहां पर मैंने लिखा ब्लैक और यहां पर लिखा मैंने ब्राउन। तो यहां पर मैंने 4 लिखा और यहां पर मैंने, यहां पर किसकी उसने गलती की है, नंबर ऑफ पेयरिंग की गलती की है ना, नंबर ऑफ पेयर्स की गलती की है, ठीक है। तो यहां पर प्राइस तो 2 और 1 ही है, बट यहां पर उसने एक्स पेयर लिख दिया और यहां पर उसने 4 पेयर लिख दिया, यही हो रहा है ना। वाइल प्रिपेयरिंग द बिल क्लर्क इंटरचेंज द नंबर ऑफ ब्लैक एंड ब्राउन पेयर्स, ठीक है ना। तो उसने 4 जोड़े ब्लैक के ऑर्डर किए थे, इसके एक्स पेयर ऑर्डर किए थे, इसका प्राइस इससे डबल है। उसने बिल बनाते समय क्लर्क ने गलती से इसकी अदला बदली कर दी, तो यहां पर एक्स पेयर लिख दिया, यहां पर 4 पेयर लिख दिया, ठीक है सर। इसके हिसाब से देखें तो इसके हिसाब से 8 आएगा, इसके हिसाब से x आएगा। आपका टोटल बिल पहले ये आना चाहिए, आपका ओरिजिनल बिल है, ये आपका ओरिजिनल और करेक्ट बिल है। गलती से आपका जो बिल आ रहा है वो कितना आ रहा है सर, 2x, और ये कितना आ रहा है सर, 4। तो आपका गलती से ये बिल आ रहा है, ये आपका रॉन्ग बिल है, ठीक है। ये आपका कौन सा बिल है, ये रॉन्ग बिल है, तो ये आपका ओरिजिनल बिल है। आपसे बोला जा रहा है कि जो अदला बदली हुई इसकी वजह से आपका जो बिल है वो 50% से बढ़ गया, ठीक है। यानी कि क्या इसका मतलब है, इसका मतलब ये है कि अगर मैं ओरिजिनल बिल को लिखूं 8 + x और यहां पर लिख दूं 2x + 4, तो पहले अगर मेरा बिल 100 रुपए का आता तो अब मेरा बिल 50% ज्यादा का आ रहा होगा, 150 का आएगा। इस तरह से लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं। तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो ये 2 बार में जाएगा, ये 3 बार में जाएगा, हाँ सर। मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा सर 24 + x मतलब 3x, और ये क्या हो जाएगा सर, 2 से मल्टीप्लाई होने पे 4x, और ये हो जाएगा आपके पास में 16, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा सर आपके पास में, सॉरी 8, कितना हो जाएगा ये आपके पास 8। तो यहाँ पर 3x इसके पास आएगा तो यहाँ पर x बचेगा, और 8 उसके पास जाएगा तो यहाँ पर 16 बचेगा। यानी कि आपने ब्राउन वाले जो पेयर थे, आपने जो ब्राउन वाले पेयर थे वो कितने पेयर ऑर्डर किए थे, आपने 16 पेयर ऑर्डर किए थे। बट आपसे क्या ये पूछ रहा है, नहीं ये नहीं पूछ रहा, आपसे पूछ रहा है कि ब्लैक वाले और ब्राउन वाले पेयर्स का रेशियो बता दो। तो ये 4 था और ये 16 था, तो रेशियो जो आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा 1:4, वो आएगा 1:4। तो 1:4 आपको ये दिख रहा है, ये आपके सवाल का सही जवाब है, ये आपके सवाल का सही जवाब है, ठीक है। हमने बोला 4 पेयर इसके जोड़े, 4 पेयर इसके ऑर्डर किए थे ब्लैक वाले के, इसके एक्स पेयर किए थे, इसका प्राइस 2 है, इसका प्राइस 1 है, इसके हिसाब से बिल इतना आना चाहिए। अगर हम इसको पलट दें तो इसके हिसाब से बिल इतना आना चाहिए। अब यहां से जो बिल आपका इंक्रीज हुआ 50% से इंक्रीज हुआ, तो मैंने इसका रेशियो लिया और मैंने मान लिया कि अगर इसका बिल पहले 100 आना था तो अब 150 आएगा, क्योंकि 50% ज्यादा है। इसको सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकाल ली, और यहां पर हमने 4 और x यानी 4 और 16 का रेशियो निकाला, जो कि हमें 1:4 दे रहा है, वही हमारे सवाल का सही जवाब है, ठीक है बेटा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और मेरे ख्याल से आज के सेशन का ये आखिरी सवाल है, ठीक है। सवाल में क्या लिखा है कि 1 year ago the ratio between धीरज income and नीरज income was 3:5. The ratio of their individual income of last year and present year are 2,3 and 4,5 respectively. If their total income for the present year are ₹4,300, find the present income of धीरज। आपसे बोला 2 व्यक्ति हैं, धीरज और नीरज। पिछले साल, 1 साल पहले उनकी इनकम का जो रेशियो था, यानी कि धीरज और नीरज की इनकम का रेशियो पिछले साल 1 साल पहले वो 3:5 था। अभी अगर अभी हम इंडिविजुअली धीरज और नीरज की बात करें तो धीरज के लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर की इनकम का रेशियो, धीरज के लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर की इनकम का रेशियो भी आपको दिया गया है। दोनों के टोटल इनकम, दोनों का जो वर्तमान में टोटल इनकम है उसका टोटल आपके पास में है। आपसे बोल रहा है धीरज की प्रेजेंट इनकम क्या है, ठीक है, धीरज की प्रेजेंट इनकम क्या है। अब ध्यान से समझते हैं इस बात को। देखो मेरे पास सबसे पहले बात हुई धीरज की, तो धीरज की जो इनकम है लास्ट ईयर और नीरज की जो इनकम है लास्ट ईयर, उसका जो रेशियो है वो 3:5 है। वो कितना है सर, 3:5 है, ये हमको दिया गया, ठीक है सर। अगर हम धीरज की बात करें कि धीरज के लास्ट ईयर और धीरज के प्रेजेंट ईयर, नीरज की बात करें तो नीरज के लास्ट ईयर और नीरज के प्रेजेंट ईयर, तो धीरज के आपको क्या बोल रहा है, लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर का रेशियो कितना है, 2:3 का है, ठीक है सर। और नीरज का कितना है सर, 4:5 का है, ठीक है। पहले बोला है धीरज, फिर बोला है नीरज,
तो पहला वाला डेटा धीरज का होगा, बाद वाला डेटा नीरज का होगा। ठीक है सर, आपसे क्या बोल रहा है कि भैया ये पिछले साल दोनों का जो इनकम था उसका रेशियो है, ये धीरज का केवल पिछले साल और इस साल की इनकम का रेशियो है, और ये केवल नीरज का पिछले साल और इस साल की इनकम का रेशियो है। अब आपको यहां पर समझना क्या है, यहां पर देखो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है बहुत पहले कि 10 और 12 और ये 20, 10 और 12 का रेशियो लूंगा तो 2 5 2 6 बनेगा, 10 और 20 का लूंगा तो 1 और 2 का बनेगा। मैंने बोला था कि ये जो 1 है और ये जो 5 है ये रिप्रेजेंट किसको कर रहे हैं, 10 को कर रहे हैं। मैंने 10 और 12 का रेशियो लिया तो 5 6 का आएगा, 10 और 20 का लिया तो 1 2 का आएगा। बट यहाँ पर जो 1 है और ये जो 5 है ये रिप्रेजेंट तो 10 को ही कर रहे हैं। ये बात हमें मालूम है, हाँ सर मालूम तो है, बस यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगाना है, बस यही कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर लगाना है, सवाल सॉल्व हो जाएगा। मतलब सर क्या है आपका, मैंने कहा ये जो 3 है ना ये धीरज का लास्ट ईयर है, और ये जो 2 है ये भी धीरज का लास्ट ईयर है, यानी ये 3 और ये 2 दोनों एक ही चीज है, तो इन दोनों को सेम बनाना पड़ेगा। ठीक है सर, अच्छा ये जो है ये नीरज का लास्ट ईयर है और ये नीरज का लास्ट ईयर है, तो यानी ये दोनों चीजें भी जो है ये सेम है, तो इनको भी क्या बनाना पड़ेगा, सेम बनाना पड़ेगा। ठीक है सर, ध्यान से देखा तो 2 और 4 आ रहा है, यानी कि 4 का मल्टीपल कर लेते हैं, 4 का मल्टीपल कर लेते हैं, तो हमने यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा सर 12, ये हो जाएगा सर आपका 20। अगर ये 12 है तो ये भी 12 होगा, और अगर ये 20 है तो ये भी 20 होगा, तो ये वैल्यूज आ गई आपके पास। अच्छा, अब 2 की वैल्यू अगर 12 है तो जाहिर सी बात है ये 6 गुना हो रहा है, तो इसका 6 गुना करेंगे तो ये कितना आ जाएगा सर 18। 4 की वैल्यू 20 है यानी कि 5 टाइम्स हो रहा है, तो इसका भी 5 टाइम्स करेंगे तो ये हो जाएगा सर 25। तो ये आपके पास में धीरज का प्रेजेंट और ये आपके पास में नीरज का प्रेजेंट आ गया। तो धीरज और नीरज के प्रेजेंट का वैल्यू कितनी है सर आपके पास 43, जबकि सवाल में कितना दिया सर 4300, यानी एक की वैल्यू कितनी है सर 100। अगर एक की वैल्यू 100 है, आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है धीरज का इनकम, कौन सा इनकम, प्रेजेंट इनकम, धीरज का प्रेजेंट इनकम, यानी कि 18 की वैल्यू पूछी है, यानी कि ये कितना होगा सर 1800, ये कितना होगा 1800। अब यहाँ पर एक चीज जो आपको परेशान कर सकती है वो ये कि सर आपने इसको 4 से क्यों मल्टीप्लाई किया। मैंने कहा आप जीवन में कोई भी नंबर जो भी आपको पसंद हो आप उससे मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, बस ये समझना कि यहां जो आया है और यहां जो है इसको सेम बनाना है, यहां जो है और यहां जो है इसको सेम बनाना है, बस। अब आप यहां पर 4 मल्टीप्लाई करो, 40 मल्टीप्लाई करो, 16 मल्टीप्लाई करो, 2 मल्टीप्लाई करो, कुछ भी मल्टीप्लाई करो, यहां जो वैल्यू आएगी उसको इसके बराबर कर देना, यहां जो वैल्यू आएगी उसको इसके बराबर कर देना, और फिर सॉल्व कर लेना, जीवन आसान हो जाएगा आपको। ठीक है, कंडीशन फिर क्या लगानी है आपको कि इन दोनों की प्रेजेंट इनकम का जो टोटल है वो 4300 दिया है, बस इतना लगाना है आपको और कुछ नहीं करना। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत कोई परेशानी? ठीक है, अच्छा सवाल है और बहुत कम समय में इसको हमने सॉल्व किया है ना। हमने धीरज और नीरज के लास्ट ईयर का इनकम का रेशियो लिख लिया, धीरज के लास्ट ईयर प्रेजेंट ईयर का, नीरज के लास्ट ईयर प्रेजेंट ईयर का। हमें मालूम है कि ये जो 3 है ये धीरज का लास्ट ईयर शो कर रहा है, मान लो ये 3x है और ये 2y है, मान लो 2y है, और ये भी धीरज के लास्ट ईयर को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि 3x और 2y दोनों एक ही चीज है, दोनों एक ही चीज है। तो बस हमने क्या देखा, हमने यहां पर एक नंबर मल्टीप्लाई कर दिया। मैंने क्या देखा मैं आपको बताता हूं, मैंने देखा कि यार ये जो 3 है ये 2 के बराबर है, वो जो 5 है ये 4 के बराबर है, तो 2 और 4 का एलसीएम ले लिया तो कितना आ गया सर 4 आ गया। तो मैंने यहां से 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 4 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आ गया कि ये बन गया 12, ये बन गया 20। अब ये 12 है तो ये 12 होगा, ये 20 है तो ये 20 होगा। अगर ये 12 है यानी कि 6 गुना है तो इसका 6 गुना कर दिया, अगर ये 20 है 5 गुना है तो इसका भी 5 गुना कर दिया। अब इन दोनों का टोटल हमें 4300 दिया है, तो हमें वहां से 1 यूनिट की वैल्यू पता चल गई। अगर 1 यूनिट की वैल्यू पता चल गई तो हमसे जानना क्या चाहता था, हमसे जानना चाहता था धीरज का प्रेजेंट। धीरज का प्रेजेंट हमारा 18 यूनिट है, तो हमने 18 यूनिट की वैल्यू निकाल ली। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? तो इस सवाल का जवाब कितना है सर 1800। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आज के सेशन में मैंने आपको जो कुछ भी पढ़ाया है बताया है वो आपको समझ में आया होगा। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी स्ट्रीम से आप बिलोंग करते हैं, तो आप इन सभी एग्जाम्स की तैयारी हमारे प्लेटफॉर्म पर यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पर आप फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। सारी कंटेंट, सारा आपको जो क्लासेस हैं वीडियो के फॉर्म में छोटे छोटे चंक्स में हम आपको प्रोवाइड करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपको मिलती हैं और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप बैंकिंग या क्लर्क या इंश्योरेंस या एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उसकी भी तैयारी आप हमारे चैनल से, मैग्नेट ब्रेन कंपटीशन के चैनल से फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर भी हम आपको सारी जो क्लासेस हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं और पूरा जो सिलेबस है आपको कवर करवाते हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का सेशन समझ में आया होगा, मज़ा आया होगा। अगर आपने कुछ भी ऐसा देखा जो आपको अच्छा लगा और आपको इससे कुछ भी हेल्प मिल रही है तो प्लीज़ हमें भी कमेंट करके बताइएगा। और अगर सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे आपके लिए बहुत कुछ आने वाला है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।